अच्छा सवाल आप लोगों का बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का है और इस सवाल में लिखा हुआ है एमजी हैज़ बीन इन बिजनेस फॉर अ नंबर ऑफ years एज अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर on 31st of August 2022 the bank column of his cash book showed the balance showed the business had 25,600 in the bank account। ठीक है जी, बैंक अकाउंट में जो है वो 25,600 थे। The bank statement on this date showed a credit balance of 24815 और जो बैंक स्टेटमेंट था उसमें आपके पास 24815 का अमाउंट नजर आ रहा था। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वेर इंक्लूडेड ओनली इन द कैश बुक। और ये जो नीचे दी गई जो दो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये दो ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको कैश बुक में नजर आ रही थी। सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में ये ट्रांजेक्शन्स आपको नजर आ रही थी। और इसका मतलब ये हो गया कि ये दो ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जो आपने रिकॉर्ड करी हुई थी और बैंक ने रिकॉर्ड नहीं करी थी। इन एडिशन एन एरर हैज बीन आइडेंटिफाइड। A standing order for rates of $205 had incorrectly been recorded in the cash book as 255। और इसके अलावा एक ऐसा एरर था जो आपने अपनी बुक्स में किया हुआ था और 205 के अमाउंट को आपने 255 से रिकॉर्ड किया हुआ था। फिर लिखता है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वेर इंक्लूडेड ओनली ऑन द बैंक स्टेटमेंट। ये ट्रांजेक्शन्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट पे नजर आ रही थी। सबसे पहला जो आपने इस सवाल में काम करना है ना, वो ये करना है कि आपने अपनी अपडेटेड कैश बुक बनानी है। ठीक है जी। अच्छा जी, अपडेटेड कैश बुक कैसे बनाते थे? अपडेटेड कैश बुक के लिए हम अपने पास जो है वो एक टी अकाउंट की उसको शक्ल देते थे। ये लेट से हमारा एक टी अकाउंट हो गया। ठीक है जी। ऊपर हम टॉप पर इसके लिख लेंगे अपडेटेड कैश बुक। अपडेटेड कैश बुक लिख लिया टॉप पर हमने। अच्छा, अब लिखता यह है कि एमजी हैज़ बीन इन बिजनेस फॉर अ नंबर ऑफ years एज अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ऑन 31st of August 2022 द बैंक कॉलम ऑफ हिज कैश बुक शोड द बिजनेस had 25,600 इन द बैंक अकाउंट। यानी कि जो कंपनी का या इस बिजनेस का बैलेंस ब्रॉड डाउन है वो आपको दिया हुआ है 25,600 रुपये। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो बैलेंस दिया हुआ है वो कैश बुक का बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, यानी कि बैंक का बैलेंस दिया हुआ है जो बैंक कहता है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जहाँ पर हमने अपने अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग में एरर किया हुआ है। बोलते हैं इन एडिशन एरर हैड बीन आइडेंटिफाइड। A standing order for rates of $205 had incorrectly been recorded in the cash book as 255। रेट्स एक तरह के टैक्स होते हैं प्रॉपर्टी से लिंक्ड, और उसका अमाउंट 205 था, लेकिन आपने गलती से जो एंट्री पास कर दी थी वो 255 की पास कर दी थी। तो जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, जो करेक्ट एंट्री पास होनी चाहिए थी, जो दुरुस्त, जो सही, जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी रेट्स एक्सपेंस डेबिट। होनी चाहिए थी रेट्स एक्सपेंस डेबिट 205 और बैंक क्रेडिट 205। ठीक है जी। जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी कि आप रेट्स के एक्सपेंस को डेबिट करते 205 से और बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करते 205 से। इनकरेक्ट एंट्री, आपने जो गलत एंट्री पास कर दी, आपने जो गलती कर दी, आपने जो गलत एंट्री पास कर दी, आपने क्या किया, आपने रेट्स एक्सपेंस को डेबिट किया। रेट्स एक्सपेंस को आपने 255 से डेबिट किया हुआ था और आपने बैंक अकाउंट को 255 से क्रेडिट कर दिया था। अब मुझे बताओ कि करेक्टिंग एंट्री क्या होगी। करेक्टिंग एंट्री का मतलब क्या होता है? करेक्टिंग एंट्री का मतलब ये होता है कि जब मैं ये एरर सही करूंगा, करेक्टिंग एंट्री का मतलब होता है कि जब मैं ये एरर सही करूंगा तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि करेक्टिंग एंट्री क्या होगी। देखो, मुझे रेट्स एक्सपेंस को 205 से डेबिट करना चाहिए था, मैंने उसको 255 से डेबिट कर दिया है। मुझे बैंक को 205 से क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने उसको 255 से क्रेडिट कर दिया है। तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा 50 और रेट्स एक्सपेंस को जो है वो क्रेडिट करूंगा 50 रुपए से। जब मुझे कोई एरर सही करना होता है तो मैं ये देखता हूँ कि मुझे रेट्स एक्सपेंस को 205 से डेबिट करना था,
मैंने अभी 255 से डेबिट किया हुआ है, तो जब मैं 50 से क्रेडिट करूंगा तो इसका इम्पैक्ट खत्म होगा। इसी तरह से मैंने बैंक को 205 से क्रेडिट किया हुआ था, किया करना चाहिए था, मैंने 255 से क्रेडिट कर दिया, तो मुझे 50 से डेबिट करना पड़ेगा इसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए। लिहाजा इस एरर को सही करने के लिए रेट्स एक्सपेंस के अकाउंट से मैं 50 रुपये यहाँ लिख दूंगा। इसके बाद जब ये लिखता है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वेर इंक्लूडेड ओनली ऑन द बैंक स्टेटमेंट, ये वो ट्रांजेक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रही थी, यानी कि मैंने अपने पास कैश बुक पे इनकी एंट्रीज पास नहीं करी हैं, तो मैं अपने पास कैश बुक पे इनकी एंट्रीज पास करूंगा। सबसे पहले है डिसऑनर्ड चेक रिसीव्ड फ्रॉम RJ 420, 420 रुपये का एक डिसऑनर्ड चेक है। अच्छा, जब कोई मुझे चेक देता है, जब मुझे कोई चेक देता है तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करता हूँ और उस रेलेवेंट कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करता हूँ। जब कोई मुझे चेक देता है तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करता हूँ और जो भी रेलेवेंट कस्टमर है उसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। जब कोई चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसकी रिवर्स एंट्री पास होती है। तो जब ये चेक डिसऑनर हुआ होगा तो RJ का अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ होगा 420 से, और बैंक अकाउंट को मुझे 420 से क्रेडिट करना चाहिए। यानी कि यहां पर मैं लिखूंगा RJ और यहां पर मैं लिख दूंगा 420। उसके बाद फिर क्या है, इंश्योरेंस पेड बाय डायरेक्ट डेट 110। डायरेक्ट डेट क्या होता है? डायरेक्ट डेट का मतलब यह है कि मैंने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं कि भाई डायरेक्टली आप मेरे बैंक अकाउंट से 110 रुपये पे कर देना, डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट से 110 रुपये माइनस कर देना, डायरेक्टली अगर इंश्योरेंस वाले आपसे पैसे मांगे या इंश्योरेंस का जो प्रीमियम हो वो डायरेक्टली आप पे कर देना और मेरे अकाउंट को डेबिट कर देना। बैंक स्टेटमेंट या बैंक का डेबिट करना मतलब मेरा क्रेडिट करना, यानी कि पेमेंट करना। तो इंश्योरेंस का जो खर्चा है उसकी डबल एंट्री पास होनी चाहिए 110 और बैंक क्रेडिट 110। यहां पर आपके पास इंश्योरेंस आ जाएगा, 110 आ जाएगा। उसके बाद बैंक चार्जेस, कभी कभी बैंक जो है वो आप पे मुख्तलिफ चार्जेस लगाता है, बैंक स्टेटमेंट मिलता है तो आपको बैंक चार्जेस की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बैंक चार्जेस का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा 75 से और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 75 से, और यहाँ पर मैं अपने बैंक चार्जेस को भी रिकॉर्ड कर लूंगा जो कि है 75। ये मैंने वो सारी एंट्रीज पास कर ली, ये मैंने वो सारी एंट्रीज पास कर ली जिससे मेरे रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएं, जिससे मेरे रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएं। यानी कि मैंने अपनी अपडेटेड कैश बुक बना ली। अब मैं देखता हूँ कि भाई मेरे पास ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन क्या आएगा, ये आपके पास डबल लाइन्स का टोटल आ रहा है। ठीक है जी, कैरेट डाउन निकालते हैं इसमें से। तो हमने 25650 माइनस 420 माइनस 110 माइनस 75, ये 25045 आया। यहाँ पर हम ब्रॉड डाउन लिखते हैं और हम यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं 25045 की। ठीक है जी, तो ये हमने अपने पास अपडेटेड कैश बुक बनाई और अपडेटेड कैश बुक में हमने जो है वो 25045 का अमाउंट लिखा, बैलेंस ब्रॉड डाउन 25045। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा जी, मैंने ज़रा थोड़ी सी जज्बाती कर दी, एंट्रीज वगैरह मिस हो गई, वो लिखनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो मैं वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ, बैंक चार्जेस 75 के हैं, ये टोटल 25650 और ये भी टोटल 25650 है, और कैरी डाउन आपका कितना आ रहा है? कैरी डाउन आपका जो आ रहा है वो 25650 माइनस 420 माइनस 110 माइनस 75, ब्रॉड डाउन 25045। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास अपडेटेड कैश बुक आ गई, अब हम फाइनली अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप सब जानते हैं, सबसे पहले बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक लिखा जाता है। बैलेंस पे एज पर अपडेटेड कैश बुक कितना है? 25045। बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक है 25045। क्या करते हैं इसमें हम ऐड? इसमें हम ऐड करते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स को हम इसमें ऐड कर देते हैं, और लेस क्या करते हैं? लेस इसमें से कर देते हैं अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स को। लेस इसमें से क्या कर देते हैं? अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स को। ठीक है जी, तो ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स को, अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपके पास दो इंफॉर्मेशन लिखी हुई आ रही हैं। पहला लिखा हुआ है चेक पेड टू JW 680, मैंने किसी को चेक दे दिया 680 का, मैंने अपने पास से सब्ट्रैक्ट किया हुआ है
मैंने जो अपडेटेड कैश बुक है और कैश बुक है उसमें माइनस किया हुआ है। मैंने अपने पास डबल एंट्री पास करी हुई है JW डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। लेकिन लेकिन वो अभी तक जो आपका बैंक स्टेटमेंट है उससे माइनस नहीं हुआ। तो ये एक अनप्रेजेंटेड चेक है, इसको हम ऐड करते हैं। और अगर कोई अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है, जिस तरह से चेक्स रिसीव फ्रॉम THTH से एक चेक रिसीव हुआ 910 का, मैंने अपने पास एंटर कर लिया था, लेकिन बैंक ने उसको अभी तक एंटर नहीं किया था। तो जो चीज़ मैंने एंटर कर ली थी उसको मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे पास आ जाना चाहिए एज पर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। देखते हैं कि क्या ये बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट बनता है। ये बन रहा है 24815। अब अगर आप इस अमाउंट को देखते हैं तो यह अमाउंट उतनी ही बन रही है जितनी यहाँ पर आपके पास लिखी हुई थी कि बैंक स्टेटमेंट पर इस डेट को क्रेडिट बैलेंस होगा 24815 का। तो आप देखें दोनों अमाउंट्स आपकी मैच हो रही हैं। बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से हमने स्टार्ट किया और बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से स्टार्ट कर कर जो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है उस पर आए। अच्छा, एक और फॉर्मेट ये भी होता है कि आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट कर लो, ठीक है, और आप रिवर्स चल लो, यानी कि आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से अगर स्टार्ट करते, अगर आप 24815 से स्टार्ट करते तो आप फिर इसमें से लेस करते अनप्रेजेंटेड चेक्स को, लेस करते इसमें से अनप्रेजेंटेड चेक्स को, और ऐड कर रहे होते अनक्रेडिटेड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स को। तो अगर आप ऐसा करो ना, अगर आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में से लेस कर दो अनप्रेजेंटेड चेक्स को यानी कि 680 को, और ऐड कर दो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स को यानी कि 910 को, तो उस केस में भी आप जो है ना वो आ जाओगे बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक पर, जो कि 25045 है। ठीक है जी। तो दोनों तरह से आपका आंसर जो है ना वो 100% सेम आ रहा है। सही है। आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट यूज कर सकते हो और देखिए दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे से मीट कर रहा है। अब ये सवाल जितने लोगों ने बैंक स्टेटमेंट के टॉपिक की प्रैक्टिस करी हुई है वो आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।